हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो आप लोग ई बुक को एक्सेस कर लीजिए, जिसके लिए लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस ई बुक के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। सो गाइस हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक इन सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर क्लियरिंग ऑफ चेक्स, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड्स, access to ATMs, या फिर all of the above. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is all of the above guys. Moving ahead, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद टर्म डिपॉजिट, या फिर इनको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी बोल देते हैं। सो टर्म डिपॉजिट इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक फिक्स टर्म के लिए जो फंड्स हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है इन टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट्स के अंदर। सो सबसे पहले, क्या ये जो टाइम डिपॉजिट है क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए इनको जो है वो ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। सो ये जो हमारे टर्म डिपॉजिट रहते हैं, दीज आर नॉट लिक्विड एज द सेविंग डिपॉजिट। मतलब जैसा सेविंग डिपॉजिट्स के थ्रू जब भी हम लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग अपने फंड्स को विड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि जो हमारे टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स हैं उनके अंदर हम लोगों को जो है वो लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। मतलब हम लोग जो है वो किसी भी वक्त पे अपने इन फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग इनको प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो उसके इसमें पेनल्टी बियर करनी पड़ती है फिर कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट की हम लोग बात करें, सो सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले में यहाँ पे जो है वो हम लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, सो जितने लंबे टाइम के लिए आप लोग डिपॉजिट करेंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दिस टर्म डिपॉजिट गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं टाइम टाइम डिपॉजिट्स की। सो देखिए, अगर जो अमाउंट है, इफ द अमाउंट इज लेस देन रुपीज 15 लाख, सो 7 डेज के लिए जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम टर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट अगर ये अमाउंट 15 लाख से एक्सीड कर जाता है तो मिनिमम जो है वो 15 डेज के लिए टर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, सो 120 मंथ्स के लिए जो है वो मैक्सिमम हम लोग जो है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट के अंदर फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर डिपॉजिट पीरियड जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में फिर मल्टीपल ऑफ 3 मंथ्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट की ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए, सो ये जो टर्म डिपॉजिट या फिर जो टाइम डिपॉजिट है, दीज आर पेएबल सिंगली और पेएबल टू ईदर और सर्वाइवर, या फिर ज्वाइंटली भी इनको पे किया जा सकता है। इसके अलावा पेएबल टू एनी वन ऑफ द डिपॉजिटर। सो दीज आर दी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। मतलब कौन जो है वो इन टर्म डिपॉजिट को ऑपरेट कर पाएगा, इनकी इनकी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस कैसी रहेंगी। सो ये हम लोगों ने टाइम डिपॉजिट की पीरियोडिसिटी और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सो देखिए, ये जो टर्म डिपॉजिट रहते हैं इसके अंदर दो तरह के हम लोगों को जो है वो एफडी देखने के लिए मिलती है। एक है क्यूमुलेटिव एफडी और दूसरी है सिंपल एफडी। क्यूमुलेटिव एफडी का मतलब क्या है कि जहां पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा एफडी के ऊपर वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट है दैट विल बी पेड क्वार्टरली एंड इज री इन्वेस्टेड Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 का जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। Q2 के इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा Q3 के लिए। Q3 के जो इंटरेस्ट बनता है उसको Q4 के लिए री इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जो है वो अपनी एफडी के ऊपर ले पाएंगे। और इस तरह की एफडी को क्या बोला जाएगा, क्यूमुलेटिव एफडी हम लोग बोल देंगे। नेक्स्ट इज सिंपल एफडी। अब अगर सिंपल एफडी की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है दैट इज पेड आउट एवरी क्वार्टर और मंथ। मतलब कैरी ऑन नहीं किया जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल एफडी बोल देंगे। नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट। क्या हम लोग जो है वो माइनर्स के लिए ओपन अप कर सकते हैं? तो बिल्कुल, माइनर्स के लिए भी टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट को ओपन अप किया जा सकता है। और जो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम रहते हैं जो कि हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के केस में देखे इन रेफरेंस टू द माइनर गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में। सो देखिए, थ्योरेटिकली देखा जाए तो बैंक्स जो है वो
रिफ्यूज कर सकते हैं फॉर द प्री मैच्योर पेमेंट, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो पेनल्टी जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर लगा दी जाएगी अगर हम लोग प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं फ्रॉम द एफडी। पेनल्टी कैसे रहती है, सपोज 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को एफडी पे मिलना है। अगर आप लोग प्री मैच्योर पेमेंट करते हैं, प्री मैच्योर पेमेंट चाहते हैं एफडी से, सो 1% जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 4% पे किया जाएगा। सो दिस इज प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ रीपेमेंट के बारे में। सो देखिए, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अगर जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है अगर वो 20,000 या इससे ज़्यादा रहता है तो उस केस में जो रीपेमेंट रहेगी दैट शुड बी डन बाय द मीन्स ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। तो ये हम लोगों ने मोड ऑफ रीपेमेंट के बारे में बात की गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। सो टीडीएस एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप लोगों ने सुनी होगी। अब टीडीएस की अगर हम लोग बात करें, सो टीडीएस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। जो भी टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट रहते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है कस्टमर को उसके ऊपर टीडीएस लगता है। सो सेक्शन 194 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है कि अगर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है कस्टमर को, अगर वो कस्टमर की एज 60 ईयर से कम है, दैट इज वो सिंगल पर्सन है, तो उस केस में अगर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 40,000 रुपये है, और सीनियर सिटीजन के केस में अगर ये अमाउंट 50,000 रुपये है, तो जो टीडीएस रहेगा वो कितना कटेगा, 10% कटेगा अगर डिपॉजिटर के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो इट विल बी 20% टीडीएस। ठीक है, अब ये जो टीडीएस कट रहा है इसकी एडजस्टमेंट कब कर पाएगा एक इंडिविजुअल कस्टमर, जब भी वो इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो फिल कर रहा होगा। सो दिस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट्स के अंदर ही एडवांसेस के बारे में कि क्या हम लोग जो है वो लोन ले सकते हैं अगेंस्ट एफडी। बिल्कुल ले सकते हैं। लोन अप टू 80 to 90% वैल्यू ऑफ द एफडी कैन बी गिवन टू द कस्टमर। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा इस लोन अगेंस्ट एफडी के ऊपर, इस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी 1 to 2% हायर देन द एफडी। मतलब एफडी पे ऊपर अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है कस्टमर को, तो जो लोन उस एफडी के अगेंस्ट लिया जाएगा उसके ऊपर लगभग 6 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट रिसीट। अब जब भी एक फिक्स डिपॉजिट किया जाता है कस्टमर के द्वारा तो बैंक के द्वारा उस कस्टमर को फिक्स डिपॉजिट रिसीट एफडीआर जो है वो इशू की जाती है। सो जब भी लोन लिया जाएगा तो दैट एफडीआर नीड टू बी सरेंडर्ड बाय द कस्टमर। अब जब भी लोन लेना है तो लोन अगेंस्ट एफडी सोनली इन द नेम ऑफ माइनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। माइनर के नाम पे जो है वो अगर एफडी की गई तो उसके अगेंस्ट लोन नहीं दिया जाएगा। अगेंस्ट आरडी जो है वो लोन दिया जाएगा ओनली आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द आरडी। मतलब रेकरिंग डिपॉजिट को ओपन किए हुए अगर 1 साल हो चुका है तो उसके बाद ही जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जो है लोन दिया जाएगा कस्टमर को। इसके अलावा किसी और बैंक में एफडी और लोन किसी और बैंक में चाहिए तो इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय द बैंक्स गाइस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल या फिर ओवरड्यू ऑफ टाइम डिपॉजिट के बारे में। सो रिन्यूअल ऑफ एफडी क्या है, जनरली एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर हम लोग जो है वो रिन्यूअल करते हैं। ऑटो रिन्यूअल की जो फैसिलिटी रहती है वो अवेलेबल रहती है एफडी के केस में फॉर द सिमिलर पीरियड। जैसे मान लो 3 साल के लिए आप लोगों ने एफडी की, तो 3 साल के बाद अगले 3 साल के लिए खुद ही जो है वो एफडी कर दी जाएगी बैंक की तरफ से। इसी को क्या बोला जाता है, ऑटो रिन्यूअल बोला जाता है। एट द रेट, अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर की जाएगी, एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब 2025 में अगर आप लोगों ने एफडी की 3 साल के लिए तो 2028 में वो मैच्योर हो गई। ऑटो रिन्यूअल का अगर केस है तो 2028 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगले 3 साल के लिए वो एफडी जो है वो कर दी जाएगी। इट इज़, ये जो हमारा रिन्यूअल ऑफ एफडी रहता है इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट टू द कस्टमर, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर इसके ऊपर अवेल कर पाते हैं। अब रिसेंटली जो है वो आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओवरड्यू एफडी। आरबीआई ने बोला हुआ है कि 2 जुलाई 2021 को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अगर जो एफडी मैच्योर हो जाती है और अगर वो अनक्लेम्ड रहती है तो उस केस में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा कस्टमर को दैट विल बी या सेविंग अकाउंट और एफडी विच एवर इज द लोअर। मतलब सेविंग अकाउंट और एफडी के ऊपर जो भी जिस भी अकाउंट में जो है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी ऑफर टू द कस्टमर अगर मैच्योर होने के बाद जो है क्लेम नहीं किया जाता है एफडी को। सो ये हम लोगों ने रिन्यूअल और ओवरड्यू ऑफ एफडी के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और 15H के बारे में। सो देखिए गाइस, फॉर्म 15G और 15H का पर्पस क्या है, to intimate bank to not cut TDS as not in the limit of income tax bracket। अब ऐसे इंडिविजुअल जो कि इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल नहीं करते हैं वो इन फॉर्म 15G और 15H के थ्रू बैंक को इंटीमेट करते हैं कि भाई उनका TDS जो है वो नहीं काटा जाना चाहिए। फॉर्म 15G का यूज किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, और 60 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनके द्वारा
फॉर्म 15H का यूज किया जाएगा। अब बैंक्स के द्वारा जो है वो फॉर्म 16A सबमिट किया जाता है कि भाई टीडीएस उनके द्वारा जो है वो काट लिया गया है। अब टीडीएस जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे किया जाता है इन बैंक्स के द्वारा बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, और मार्च में ये जो डेट रहती है 30 अप्रैल तक जो है वो हम लोगों को एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलती है। सो दीज आर फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H गाइस, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 2-in-1 अकाउंट्स के बारे में। सो देखिए गाइस, 2-in-1 अकाउंट्स की अगर हम बात करें, सो 2-in-1 अकाउंट्स का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्कीम्स। सो इनके अंदर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो होता हुआ देखते हैं, जहां पे जो लास्ट डिपॉजिट किया गया है एफडी के अंदर उसको ब्रोकआउट कर दिया जाएगा फॉर मीटिंग द शॉर्टफॉल इन द ऑपरेटिंग अकाउंट। अगर हम लोग 2-in-1 अकाउंट के एम की बात करें तो कस्टमर को लिक्विडिटी और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना इज द ओवरआर्चिंग एम ऑफ दीज 2-in-1 अकाउंट्स गाइस। अब किस तरह से ये काम करते हैं, ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू जो है वो ये ऑपरेट किया जाता है इन 2-in-1 अकाउंट्स के अंदर। ऑटो स्वीप का मतलब क्या है कि अगर करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर एक्सेस अमाउंट होता है तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर लेंगे सो दैट मैक्सिमम रिटर्न जो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके। रिवर्स स्वीप का मतलब क्या है कि अगर करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर शॉर्टफॉल देखने के लिए मिलता है फंड्स का, तो एफडी को ब्रोक किया जाएगा और रिक्वायर्ड अमाउंट के थ्रू जो है वो जो शॉर्टफॉल है उसको मीट कर दिया जाएगा फॉर द करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट गाइस। सो दिस इज 2-in-1 अकाउंट। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। सो रेकरिंग डिपॉजिट्स की अगर हम लोग बात करें, सो ये उन कस्टमर्स को हेल्प करती है जिनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास रहता है। इट हेल्प्स टू सेव फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ। इनके ऊपर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। अब प्री मैच्योर पेमेंट का जो केस रहता है दैट इज सेम एज ऑफ द फिक्स डिपॉजिट, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है दीज कैन बी ओपन्ड बाय अ पर्सन इन हिज ओन नेम, मोर देन वन पर्सन ज्वाइंटली, माइनर और एज ऑफ 10 ईयर्स और अबव। तो इन इंडिविजुअल एंटिटीज के द्वारा जो है रेकरिंग डिपॉजिट को ओपन अप किया जा सकता है। Now try to answer out this question guys. Which among the following is the purpose of form 15G and form 15H? Your options are not deducting TDS on the term deposit interest income proceeds, for obtaining details of financial information available with credit institution, to report mistakes in the credit score. Option D is none of the above. So try to answer out this question in your comment box guys. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोग अभी भी इस पर्टिकुलर जैब एग्जामिनेशन के लिए कोई गाइडेंस की जरूरत आप लोगों को लगती है, सो यू कैन रेफर आवर मास्टर कोर्स, जहां पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहेंगे तो आप लोग जो है वो JIB75 कोड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू 75% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।